हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आपको आवाज आ रही है स्टूडेंट्स? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सभी। हाँ, बस अब आ जाएगी। आगे आवाज स्टूडेंट्स आपको? अब बताइए स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स आपको? ठीक है। सबसे पहले तो गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग महेश, हैप्पी, पूजा, लेखा, विक्रम, सभी को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका जो अब एग्जाम है, कल एसबीआई मेंस का एग्जाम है, और मैंने पिछले 10 दिन हो गए आपको इसमें पढ़ाते हुए, और मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, और मुझे उम्मीद है कि कल का जो एसबीआई का एग्जाम है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और कल शाम वाली क्लास में हम आपको ये बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, और 4 फरवरी के जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, ये जो हमारी वर्कशॉप है जो हमने अभी शुरू की है, मैं चाहता हूं कि देखो, अभी आपका क्लर्क का पेपर है, आगे ऐसे और भी एग्जाम होने हैं, ये कोई अंतिम एग्जाम नहीं है, और आपने इसको कंटिन्यूटी में रखना है, इसको जारी रखना है। अभी हमारी वर्कशॉप अगले 5 दिन बाद खत्म हो जाएगी। आज 10वीं पीडीएफ है, और फिर 6 दिनों बाद, 5-6 दिनों बाद ये वर्कशॉप हमारी खत्म हो जाएगी। 6 दिन और आपको पढ़ाना है। तो आपका जो आगे जो एग्जाम है, तो 6 आपके जो आगे एग्जाम है, अगर आप ना हमारी इस एप्लीकेशन के ऊपर हमने एक ना पोल दिया है, आप मुझे ये बताना कि इस वर्कशॉप आपको किस प्रकार से लग रही है, ये वर्कशॉप आपको कैसी लगी, और अगर इस वर्कशॉप से संबंधित कोई सुझाव है तो वो वोटिंग जरूर देनी है, आपने वो पोल जरूर देना है। उस पोल के अंदर आपने इस वर्कशॉप के बारे में बताना है। काफी स्टूडेंट्स जो हैं, एक हमने ग्रुप बनाया हुआ था इस नंबर से, लेकिन काफी बच्चे अभी उस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, या उन्होंने अभी उस ग्रुप से उन्होंने जोड़ा नहीं है। वो इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि आपको जो पीडीएफ थी वो आपको जो पीडीएफ थी वो मिल जा रही थी आपको, क्योंकि हमने डाउनलोडिंग ऑप्शन एप्लीकेशन में ऑन कर दिया था, तो आपको पीडीएफ भी मिल रही थी। अब ऐसे करना कि आप जो ये वाले जो मोबाइल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, 8094988188, क्योंकि हमारे जिनके पास ये नंबर है वो थोड़े बिजी थे, तो अब ये वो फ्री है, तो अब इस नंबर को वो जोड़ लेंगे। आपने इस नंबर से सभी आप ऐड हो जाना। आगे भी जब ऐसी वर्कशॉप शुरू होगी तो इसी नंबर से आपके पास मैसेज आ जाएगा कि हमारी नई वर्कशॉप शुरू हो रही है। अगली वर्कशॉप किस प्रकार से होगी, कैसी होगी, उसमें क्या एक्स्ट्रा किया जाए, आप हमें सुझाव जरूर देना, इसी एप्लीकेशन पे सुझाव देना, और वो जो पोल है उसके साथ भी कनेक्ट रहना। और जब आप एग्जाम देने जाएं और आपके लिए ये यूजफुल रहे, तो आपने ये काम करना है कि इस वर्कशॉप के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में आपने किसी एक दोस्त को जरूर बताना है। ऐसा व्यक्ति जो इससे नहीं जुड़ा हुआ, उसे जरूर बताना है। यही मेरी गुरु दक्षिणा है। ठीक है स्टूडेंट्स?
हाँ, ये आपको ऐड कर लेंगे इस ग्रुप से। चलिए अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु का कौन सा जिला अवनियापुरम गांव जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के लिए मेजबानी करता है? आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनू जोंद्रा कह रहे थे, डेफिनेटली सर हम जरूर बताएंगे। आपने आगे वाले एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल रहेगी ये। अगर आप इसमें अच्छा दिखाएंगे, रिस्पॉन्स अच्छा दिखाएंगे, तो ये ऐसी वर्कशॉप आगे भी लगाएंगे। आपने अपने पोलिंग वोटिंग में जरूर जाना है और वोट देना है इस वर्कशॉप के बारे में। तो एक ना बैल के साथ एक प्रतियोगिता होती है, इस प्रतियोगिता का नाम है जल्लीकट्टू। आपने मुझे बताना है ये तमिलनाडु के कौन से डिस्ट्रिक्ट में होती है। ये जल्लीकट्टू में बैल के साथ में कुछ लोग लड़ाई करते हैं और बैल को काबू करते हैं। तो ये प्रतियोगिता चेन्नई के अंदर मदुरई में होती है। ये प्रतियोगिता किस स्थान पर होती है? मदुरई में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 जनवरी 2024 तक के सार्वजनिक बैंक के उपक्रम ने भारतीय स्टेट बैंक के बाजार पूंजीकरण को पीछे छोड़ दिया है। कौन सी ऐसी भारत का पीएसयू है जो एसबीआई से ऊपर आ गया? वो है एलआईसी। एलआईसी ने एसबीआई को भी पछाड़ दिया है। एक बुक है, आपने मुझे बताना है किसने लिखी है, एन अनकॉमन लव। ये सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की कहानी है। इसके लेखक भी एक ऑटोबायोग्राफी है। ये सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की कहानी है। आप मुझे ये बताएंगे कि सुधा मूर्ति की इन दोनों की जो बेटी है, क्या उसका नाम अक्षता मूर्ति है? और क्या अक्षता मूर्ति के हस्बैंड का नाम ऋषि सुनक है? और क्या वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं? यानी कि इनकी जो बेटी है सुधा मूर्ति और नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति ऋषि सुनक की बीवी है और ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की पत्नी है। आप मुझे ये भी बता देना कि ऋषि सुनक की पार्टी का नाम क्या है? ऋषि सुनक कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ऋषि सुनक की पार्टी का नाम भी बता देना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये ऋषि सुनक जो है 57वें प्रधानमंत्री हैं इंग्लैंड के। और इनकी जो पार्टी है, कौन सी पार्टी है जरा मुझे बताना। देखते हैं कौन जवाब देगा। निशांत का जवाब आ चुका है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। अभी एक विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बन चुके हैं? आपको मैं बता देता हूं पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। ऋषि सुनक की पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी है, ऋषि सुनक की पार्टी है। 57 में प्रधानमंत्री हो गए। ठीक है, अभी हम देखते हैं भारत के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन बन गए हैं। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। क्या इनकी जो सिस्टर है उसका नाम वैशाली प्रज्ञानंदा है? वैशाली प्रज्ञानंदा जो है, क्या ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भाई बहन दोनों ग्रैंड मास्टर बने हैं? आगे आता है कि 2011-12 की कीमतों के आधार पे आज की डेट में भारत की प्रति व्यक्ति इनकम कितनी है? ये मैंने आपको बता दिया था। भारत की प्रति व्यक्ति इनकम 1 लाख रुपए है, यानी कि 1.4 लाख करोड़ है, 4 लाख रुपए है। भारत का एक व्यक्ति एवरेज कितने रुपए कमाता है? 1 लाख रुपए कमाता है। आगे आता है कि पिक्सल द्वारा गेमा पिक्सल नामक उपग्रह का निर्माण किस शहर में हो रहा है? एक नया उपग्रह प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है, मेगापिक्सल। ये पहली बार किस स्थान पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है? ये है बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु में। आप मुझे बताएंगे इन स्पेस का चेयरमैन कौन है? इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑर्थराइजेशन सेंटर। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑर्थराइजेशन सेंटर, जिसका मुख्यालय अहमदाबाद के अंदर है। इसके चेयरमैन का नाम है पवन कुमार गोयनका। इसके चेयरमैन का नाम क्या है? पवन कुमार गोयनका। अभी यूआईसीएल के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था। अब आप मुझे ये बताइए कि इसरो का चेयरमैन कौन है और भारत की प्राइवेट इस्पा का चेयरमैन कौन है?
इस्पा के चेयरमैन का नाम है जयंत पाटिल है, ये प्राइवेट के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। आप मुझे बताएंगे भारत का पहला प्राइवेट लॉन्चिंग पैड कौन सा है? भारत का सबसे पहला प्राइवेट लॉन्चिंग पैड कौन सा है? अग्नि बाण। और इसको बनाया किसने है? अग्निकुल कॉस्मोस ने बनाया है। अग्निकुल कॉस्मोस ने पहला प्राइवेट लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा बनाया गया, और पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम एस है। ये पहला प्राइवेट रॉकेट 2022 में, ये रॉकेट है 2022 में, प्राइवेट रॉकेट है, प्राइवेट रॉकेट है ये भारत का, विक्रम एस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फास्टैग का दुरुपयोग रोकने के लिए नहाई ने कौन सी स्कीम निकाली है? वन व्हीकल वन फास्टैग। ये योजना 31 जनवरी 2024 से शुरू हो गई है। एक व्हीकल के लिए एक फास्टैग होगा। एक व्हीकल के लिए क्या होगा? सिर्फ एक ही फास्टैग होगा, दूसरे व्हीकल में नहीं यूज हो सकता। 16वें वित्त आयोग के नए सचिव कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है अरविंद पानगड़िया है। आपको मैं ये बता दूं कि भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये 16वें के हैं। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे, केसी नियोगी। भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? केसी नियोगी था। भारत के पहले वित्त आयोग, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन? तो भारत के पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन का नाम क्या था? केसी नियोगी था। चलो इसमें कुछ आ नहीं रहा है, वैसे ही देख लो आप, ये नाम है केसी नियोगी। ये भारत के पहले फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे। और आपको ये भी पता है कि इस 16वें वित्त आयोग की सिफारिश 2026 से 2031 के लिए रहेगी। और आपको बता दूं कि अभी चेयरमैन जो है 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन का नाम है एन के सिंह है। ये 2020 से 2026 के लिए सिफारिशें देंगे, इनकी सिफारिशें चल रही है। और इनकी सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच में टैक्स का बंटवारा 41:59 में हो रहा है। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 59% पैसे ले जाती है टैक्स के, और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको मिलते हैं 41% मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को 41% मिलते हैं। अभी इस समय में ये चल रहा है। तनु मलिक ने सारे जवाब सही दिए हैं। और अब हमने पूछा है ऋतिक, इसका नाम ऋतिक है ना, ऋतिक रंजन पांडे। क्या नाम है? ऋतिक रंजन पांडे। आगे है बिल्ड फॉर बिलियंस। ये एक स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम है। इसे किस किस ने बनाया? ये हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में बनाया गया है। ये हैदराबाद में, अगर आपसे पूछा जाए इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस किस स्थान पर है, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। यहां पर इसका उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा भी देना है और भारत के स्टार्टअप्स को बिलियंस में बनाना। बिलियंस में लेके जाएंगे तो वो यूनिकॉर्न बन जाएगा। तो ये सहयोग किया है आरबीआईएच और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। आप मुझे इन दोनों के चेयरमैन का नाम बताओ। आरबीआईएच के चेयरमैन का नाम है राजेश बंसल है। आरबीआई चेयरमैन का नाम राजेश बंसल है। तो आप मुझे बताएंगे कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है? आप मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन का नाम बताएंगे। तो ये आरबीआईएच और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ मिलके और डी लैब के सहयोग के द्वारा इन्होंने बिल्ड फॉर बिलियन स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम शुरू किया है। आगे हम देखेंगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही जवाब है धनंजय सुथार का। सही जवाब है श्रीनिवासन वरदराजन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? श्रीनिवासन वरदराजन। ये कहां चले गए हम? क्या नाम है? श्रीनिवासन वरदराजन। श्रीनिवासन वरदराजन। ये
पहले ही वृद्ध हो गया है, बूढ़ा हो गया है। श्रीनिवासन वरदराजन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 69th फिल्म फेयर अवार्ड ये कहां पर हुए थे? गांधीनगर गुजरात के गिफ्ट सिटी में आयोजित किए गए। इस बार इनको कहां पर आयोजित किया गया? गिफ्ट सिटी में। पहली बार गिफ्ट सिटी में आयोजित की गए हैं। एनिमल फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? रणवीर सिंह को दिया गया। रणवीर कपूर है, सॉरी, रणवीर कपूर ही है ना उस फिल्म में, तो रणवीर कपूर है। एनिमल फिल्म है। कौन सी मूवी के लिए? एनिमल मूवी के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि एक फिल्म है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, आपने मुझे बताना है इस फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि एप्लीकेशन के अंदर आज एक ना पोल का आयोजन किया जा रहा है। एप्लीकेशन में एक पोल होगा। इस जो ये जीके स्पेशल जो वर्कशॉप है, इसके अंदर शामिल होने वाले सभी स्टूडेंट ये पोल को जरूर दीजिए। ये पोल जरूर देना है। अपना एक आपने बटन दबाना है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि आपको लिए उसमें कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इस पोल के आधार पे नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए फिर मुझे एक बेस मिलेगा, ठीक है। और आप देखेंगे कि इस साल में बहुत सारे पेपर होने हैं। अभी मेंस भी आएंगे, अभी पीओ के एग्जाम भी आएंगे, एफसीए के एग्जाम भी आएगा, एलआईसी असिस्टेंट भी आएगा, इंश्योरेंस की वैकेंसीज भी आएंगी, तो इंश्योरेंस भी पढ़ाना है। और एक राजस्थान में कोऑपरेटिव बैंक्स की वैकेंसीज भी आनी है। तो आपने ये पोल देके मुझे हेल्प करनी है। और आपको मैंने कहा था कि गुरु दक्षिणा यही है कि आपने ये इस ऐप के बारे में किसी कम से कम एक दो, जितनों को आप बता सकते हो आपने बताना है, ठीक है निशांत? श्योर। दिव्या, ठीक है, थैंक यू। ओके, सभी ने करना है ये। तो आलिया भट्ट हो गया इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 12वीं फेल जो फिल्म है, इसके लिए बेस्ट निर्देशक का अवार्ड किसे दिया गया? 12वीं फेल फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया, विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। किसे दिया गया? विधु विनोद चोपड़ा को दिया गया। मनप्रीत तुलसाराम सभी कह रहे हैं कि सर जरूर। हैप्पी, धनंजय सुथार, यशपाल, ठीक है, विधु विनोद चोपड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी ताइवान टेक दिग्गज भारत में चिप पैकेजिंग और परीक्षण सुविधा स्थापित करने के लिए एचसीएल समूह के साथ साझेदारी कर रही है? भारत के अंदर एक ताइवान की कंपनी है जो कि चिप पैकेजिंग एंड टेस्टिंग फैसिलिटी भारत में किसके साथ मिलकर कर रही है? एचसीएल के साथ। तो कौन सी कंपनी है? फॉक्सकॉन। और इसका मालिक का नाम क्या है? यंग लियू है। इसके मालिक का नाम क्या है? यंग लियू है। क्या भारत सरकार ने इसे पद्म भूषण पुरस्कार दिया है? हमारे रिपब्लिक डे पे इस व्यक्ति को क्या दिया गया है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है। आप मुझे बताएंगे गणतंत्र दिवस पर कितने विदेशी व्यक्तियों को प्राइज दिए गए हैं और कितने मरणोपरांत लोगों को दिए गए हैं? मरणोपरांत लोग हैं 9 लोगों, मरे हुए लोगों को पुरस्कार दे दिया। और विदेशी लोग कितने हैं? 6 हैं। क्या इसमें फ्रांस के सबसे ज्यादा हैं? फ्रांस के कितने लोग हैं? 4 हैं। पापुआ न्यू गिनी का भी है क्या इसमें कोई? पापुआ न्यू गिनी का भी है। उसे कौन सा प्राइज मिला है? कौन सा व्यक्ति है वो देख लेना आप। चारों फ्रांस वाले व्यक्तियों के नाम देख लेना। और एक देश है ताइवान का है, ये आप देख लेना। सारे व्यक्तियों, ये विदेशियों के तो नाम देख ही लेना और मरे हुए के नाम देख लेना। पोस्टह्यूमस मरे हुए व्यक्तियों को भी देख लेना। आगे देखते हैं। ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट आई है, दुनिया के 500 आईटी सर्विसेज रैंकिंग में टीसीएस को कौन सा स्थान दिया गया है? टीसीएस मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट में 2024 की रिपोर्ट में 500 कंपनियों में कौन सा स्थान दिया गया? सेकंड रैंक दिया गया है। कौन सा रैंक दिया गया है? सेकंड रैंक दिया गया है, ठीक है। आइए हम एक बार इसे देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक किसे दिया है? आइए देखते हैं। फर्स्ट ब्रांड फाइनेंस टॉप
500 लिस्ट। आइए हम देखते हैं ब्रांड फाइनेंस की इस रिपोर्ट में, जो इसने सिर्फ किस पर निकाली है, आईटी सर्विसेज पर निकाली है। एसेंचर फर्स्ट नंबर पे है। दुनिया की टॉप जो कंपनी है आईटी सेक्टर में, उसका नाम एसेंचर है। दुनिया में एक नंबर पे कौन सी कंपनी है? एसेंचर। एसेंचर की ब्रांड वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन इसमें देखना पड़ेगा। आईटी सेक्टर की एसेंचर ही है ये। दुनिया में आईटी सेक्टर में आप देख सकते हैं एसेंचर फर्स्ट नंबर पे है। सेकंड नंबर पे टीसीएस है, फिर उसके बाद में इन्फोसिस है, फिर आईबीएम है। तो आप ये लिस्ट जरूर देखें। तो पहली दुनिया की आईटी सेक्टर की टॉप कंपनी एसेंचर है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, और ये देखो 2 और तीसरे नंबर पे भारत की हैं, फिर आईबीएम है। आप मुझे बताएंगे एसेंचर का, आप मुझे ये बताएंगे जो एसेंचर है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये यूके में, आयरलैंड में है क्या इसका हेडक्वार्टर? एसेंचर कंपनी वैसे यूएस बेस है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर जो है उन्होंने आयरलैंड में है क्या इसका हेडक्वार्टर? चलो आगे देखते हैं। उसके बाद आईबीएम के बाद में कैप जेमिनी भी है। कैप जेमिनी या यूके में ही पड़ता है, आयरलैंड यूके में है। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स ये सब यूके में आते हैं। विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च द मैत्री वंदना योजना स्कीम? मैत्री वंदना योजना नाम से योजना जो है, मैत्री वंदना योजना जो है, ये योजना मध्य प्रदेश की एक योजना है। आर्थिक सरकारी लाडली बहना योजना, ये मध्य प्रदेश की योजना है। वैसी की वैसी योजना किस और राज्य ने इस नाम से शुरू की है? छत्तीसगढ़ में, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में बीजेपी की सरकार आई है। आप जानते हैं कि हमें बैंकिंग सेक्टर में पढ़ाने का 2006 से मैं जॉब लगा था, 2006 में, 2006 से लेकर और आज 2024 आ गए, ये तो लगातार की बात हो गई। लगातार मैं इस फील्ड से जुड़ा रहा हूं। और उससे पहले जब मैं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया करता था, तब उस समय में स्टूडेंट लाइफ थी, तो बहुत ज्यादा चीजें देखी है। अब कोई क्वेश्चन देखते ही पता लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और कौन सा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट बहुत सारे बैंकों में मिलेंगे। ये जो रायसी नगर में हर घर में बैंक में बच्चे लगे हुए हैं, हर गली मोहल्ले में आपको एक बैंक में लगा हुआ स्टूडेंट जरूर मिलेगा। तो मेरी आप सब लोगों के लिए यही भगवान से अरदास करता हूं कि ये सभी स्टूडेंट जो ये लगातार मेहनत कर रहे हैं, भगवान आपको सफलता दे, और आप जो आप चाहते हो, जो आपके ड्रीम है, आपको जल्दी से जल्दी पूरे हो। महेश कुमार कह रहे हैं कि मैं भी हूं सर उनमें से एक। महेश कुमार क्लास लगा रहे हैं, जॉब में भी हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। आइए हम देखते हैं T20 में 5 शतक बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? T20 में 5 शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन से? रोहित शर्मा है। कौन से हैं? रोहित शर्मा है। किस देश के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है? विच कंट्री प्रेसिडेंट डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ ज्वाइन टू ब्रिक्स ग्रुपिंग? ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया अर्जेंटीना ने। किसने मना कर दिया है? अर्जेंटीना ने मना कर दिया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली पनडुब्बी पर्यटन, इंडियाज फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म, कहां पर शुरू किया गया है? बेट द्वारिका। बेट द्वारिका भगवान कृष्ण जो है उन्होंने बसाई थी ये नगरी। ये द्वारिका के अंदर फर्स्ट सबमरीन टूरिज्म शुरू हो गया है, द्वारिका के अंदर। अब आप मुझे बताएंगे किस बचत योजना की दर लगातार छठी तिमाही में केंद्र सरकार ने अनचेंज रखी, अनटच्ड रखी? तो इनमें सारों की दरें चेंज हुई हैं, लेकिन जिसकी दर चेंज नहीं हुई वो पीपीएफ है। पीपीएफ की ब्याज दर कितने प्रतिशत है? 7.1% है। आप मुझे बताएंगे किसान विकास पत्रों की ब्याज दर कितनी है?
सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर 8.2% है। कौन मुझे किसान विकास पत्रों की ब्याज दर बताएगा? किसान विकास पत्रों का ब्याज कितना प्रतिशत है? बिल्कुल, धनंजय ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 7.5% किसान विकास पत्र में मिलता है। कितने वर्षों में धन दुगना होता है? मैंने आपको बताया था कि मैं 4th क्लास में, 4थी क्लास में जब पढ़ता था, तब मैं पोस्ट ऑफिस से किसान विकास पत्र ले आया था। मैंने बताया था हमारे घर पे दूध का काम था, तो हमारे घर पे थोड़े पैसे जमा होते थे। तो मेरे चाचू जो हैं वो एसबीआई में जॉब करते थे, तो मैं उनके पास वो पैसे लेके चला गया, तो उन्होंने जो है फिर वो मुझे भारतीय स्टेट बैंक की आरडी जमा करवाई। आरडी से बाद में मैंने केवीपी ले लिया। उस समय में 60 महीने में दुगना होता था। अब 115 महीने में होता है, 110 सॉरी अभी कितने दिनों में होता है? 110 डेज है या 115 डेज है? कितने दिनों में पूरा हो ये धन दुगना होता है? हैप्पी कह रहे हैं 115 दिनों में होता है, और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 110 दिनों में होता है। धनंजय सुतार कह रहे हैं कि 110 दिनों में दुगना होता है। चेक कीजिए, 110 दिनों में पूरा होता है। 5.5% के हिसाब से, मैथमेटिक्स के हिसाब से देखिए, ब्याज की दर 7.5% हो तो कितने समय में धन दुगना होगा? आइए हम इसे देख लेते हैं। केवीपी डबल अमाउंट मंथ, केवीपी में 115 महीने में धन दुगना होगा। 115 महीने का मतलब 9 साल 7 महीने। कितने समय में है? ऐसे भी आ सकता है पेपर में। तो इसमें 115 दिनों में, सॉरी 115 दिनों में, मैंने महीने बोल रहा था शायद, 115 सॉरी डेज, हाँ डेज, महीने लिखना था मैंने। 115 दिनों में कैसे हो जाएगा दुगना? मंथ्स में 115 महीने में दुगना होगा, डेज लिख दिया मैंने। चलो आगे हम बात करते हैं 9 साल और 7 महीने। आप मुझे बताएंगे सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर कितनी है? सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर कितने प्रतिशत है? 8.2% है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित पीपीएफ की ब्याज दर कितने परसेंट है? पीपीएफ का ब्याज बताओ कितने प्रतिशत है? 7.1% है। पांडिचेरी विश्वविद्यालय के पदेन चांसलर, एक्स ऑफिशियो चांसलर कौन है? पांडिचेरी के चांसलर कौन है? पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के जगदीप धनखड़ हैं। कौन है जगदीप धनखड़? द बाबरी मस्जिद राम डिलेमा, ये बुक जो है किसने लिखी है? ये किताब लिखी है गोडबोले, गोडबोले, माधव गोडबोले। किसने लिखी है? माधव गोडबोले ने। नासा के ने किस खगोल पिंड का अध्ययन करने के लिए अपने, आप जानते हैं कि हमारी धरती पर, हमारी धरती के ऊपर आसमान से एक ना एस्ट्रॉइड आ रहा है, हमारी पृथ्वी पे आ रहा है। कौन से ईयर में, कौन सी डेट को हमारी पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड आएगा? हमारी पृथ्वी पर वो एस्ट्रॉइड आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं, उसका अध्ययन करने के लिए नासा ने एक यान भेजा है। उस यान का नाम क्या है? एपोफिस नाम से है। एपोफिस जो है वो कौन से एस्ट्रॉइड पर भेजा है? बेनू नाम से एस्ट्रॉइड पर भेजा है, और ये इस पर भेजा है। और इस मिशन का नाम क्या है? मिशन का नाम क्या है? एपोफिस है। और इसने जो है ये 2029 में आएगा, बिल्कुल बताया सही। तो 2029 में हमारी पृथ्वी पर क्या आ रहा है? एक एस्ट्रॉइड आ रहा है। दिखाऊं मैं आपको फोटो? आपको दिखाता हूं कि एस्ट्रॉइड जो है 2029, आप देखेंगे कि ये हमारी पृथ्वी पर एस्ट्रॉइड जो है ये 2029 में हमारी पृथ्वी पर आ रहा है एक एस्ट्रॉइड। इस एस्ट्रॉइड का नाम क्या है? एपोफिस है। इस एस्ट्रॉइड का नाम एपोफिस है। ये ऊपर आसमान से आ रहा है, हमारी पृथ्वी पर आ रहा है, और ये 13 अप्रैल 2019 को आएगा।
कौन सी डेट को धरती पर आ रहा है? 13 अप्रैल 2029 को। और इसका नाम, ये हमारा वो शुद्र ग्रह है, ये पृथ्वी की तरफ आ रहा है। इसका अध्ययन करने के लिए हमने एक यान ओसिरिस रेक्स ये भेजा है। कौन से शुद्र ग्रह पे भेजा है? वेनु पर भेजा है। वैसे नुकसान नहीं करेगा कोई, ये धरती को ये पहले खत्म हो जाएगा। किस देश ने पृथ्वी के आवरण की खोज करने के लिए मेकजियांग जहाज लॉन्च किया है? ये नाम से ही पता चल रहा है, मेकजियांग, ये चाइनीज आइटम है लग रहा है, तो ये चाइनीज नाम है, तो ये चाइनीज है, मेंगजियांग। तो ये चाइना का एक वेसल है, जहाज है। अब आप मुझे बताना है कि एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल दैट रिसेंटली अप्रूव्ड चेंजेस ऑफ जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट, जम्मू कश्मीर में पंचायती राज एक्ट जो है कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बदल दिया गया है? जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की सिफारिश पे, मनोज सिन्हा ने ये किया है। आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश से हमने क्या खरीदा? क्रूड ऑयल खरीदा है, और भारतीय रुपए में खरीदा है। फर्स्ट टाइम इंडिया ने रुपए में क्या खरीदा है? क्रूड ऑयल खरीदा है। वो किस देश से खरीदा है? यूएई से खरीदा है। आप मुझे बताएंगे ओपेक का मुख्यालय कहां पर है? वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ये ओपेक में है, इसमें तेल बेचने वाले देश हैं। आपने मुझे बताना है क्या ऑस्ट्रिया ओपेक का मेंबर है या नहीं है? ओपेक में कितने देश मेंबर हैं? 12 देश मेंबर हैं, और पहले थे 13। 1 जनवरी 2024 को अंगोला ने ओपेक को छोड़ दिया। अंगोला क्या हो गया? एग्जिट हो गया, ये तेल बेचने वाले देशों से बाहर हो गया। आपने मुझे बताना है क्या ऑस्ट्रिया जो है ये ओपेक का मेंबर है? नहीं है, ओपेक का मेंबर नहीं है। अल्जीरिया, अंगोला, ये सारे देश जो हैं, अंगोला था पहले लेकिन अब अंगोला एग्जिट हो गया है। ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है। देखो हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है लेकिन ऑस्ट्रिया मेंबर नहीं है, याद रखना ये बात। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंकिंग संस्थानों पर सबसे अधिक लागू डीएसआईबी अधिभार के, विच बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है द लार्जेस्ट एप्लीकेबल डीएसआईबी सरचार्ज अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट बाय। आप जानते हैं कि आरबीआई द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है डीएसआईबी की, और एक लिस्ट डीएसआईआई की लिस्ट निकाली जाती है। ये वाली लिस्ट जो है वो आरबीआई निकालता है, और ये लिस्ट निकालता है इरडाई निकालता है। इरडाई होती है बीमा कंपनियों की लिस्ट को कहते हैं। इस रिपोर्ट को हम टू बिग टू फेल के नाम से भी बुलाते हैं, टू बिग टू फेल, टू बिग टू फेल, यानी कि इस लिस्ट को टू बिग टू फेल लिस्ट भी कहते हैं। अब आप मुझे बताना है कि कौन कौन से बैंक डीएसआईबी में आते हैं। डीएसआईबी में आते हैं एसबीआई, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी। और अब हम बात करते हैं कि कौन सी बीमा कंपनियां जो है वो डीएसआई में आती हैं। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, ठीक है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं डीएसआई में एलआईसी, जीआईसी, न्यू इंडिया हैं। 3 बीमा कंपनियां हैं जो फेल नहीं हो सकती, एलआईसी, जीआईसी, न्यू इंडिया। अब हम बात करते हैं कि अभी कुछ बैंकों के ऊपर ना सरचार्ज बकाया है। आप देखेंगे कि कुछ बैंकों पे क्या है, सरचार्ज भी बकाया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि
हम बात करते हैं कि कौन से बैंक पे सबसे अधिक सरचार्ज बकाया है। एसबीआई पे बकाया है। आगे हम बात करते हैं कि हाल ही की घोषणा के अनुसार बढ़ा हुआ डीएसआईबी बफर भारतीय स्टेट बैंक और एचडीएफसी बैंक के लिए कब से प्रभावी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको समझाना है, इस टॉपिक को आपको। एक बार ऐसे करता हूं, महेश कुमार कह रहे पंजाब एंड सिंध बैंक पे एक करोड़ रुपए बकाया है। कोई बात नहीं, मैं आपको ना एक बार सारे क्वेश्चन पढ़ा देता हूं, क्योंकि समय फिर समझाने लगे तो आगे बैंकिंग अवेयरनेस की एक स्पेशल वर्कशॉप लगाएंगे, तो ये बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसमें सारी अच्छे से पढ़ा देंगे। तो ये बढ़ा हुआ डीएसआईबी का जो बफर है ये 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा। आरबीआई द्वारा डीएसआईबी का ढांचा कब स्थापित किया गया था? डीएसआईबी की लिस्ट निकालने लगा है आरबीआई 2014 से। चलो वैसे तो अभी हमारी वर्कशॉप के 6 दिन पड़े हैं, अगले 6 दिनों में मैं आपको बैंकिंग अवेयरनेस के टॉपिक्स भी पढ़ा देता हूं। डीएसआईबी की जो ये ढांचा है 2014 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डीएसआईबी के तहत बैंकों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? ये सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं। डीएसआईबी की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। इनको स्कोर दिया जाता है कि ये कभी फेल नहीं हो सकते। हाँ जी, आपका एग्जाम है, आप में से कल जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो, जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो, और एक मिठाई का डिब्बा जरूर लेके आना। जब आप सबका सिलेक्शन हो जाए, हमारे बच्चे भी क्लास में बैठे हैं, वो रसगुल्ले मांग रहे हैं, स्पंजी वाले रसगुल्ले। वो कह रहे हैं बच्चों को कह दो सर, पापा बच्चों को कह दो कि स्पंजी रसगुल्ले लेके आने हैं। तो ये हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं। बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, ये कह रही मेरी फोटो दिखा दो। ठीक है, तो आप सब लोगों का ये देखिए, ये स्पंजी रसगुल्ले मांग रहे हैं। चलो ठीक है, ये बैठे हैं बच्चे अभी। चलो बच्चों की दुआएं लग जाती हैं, तो आप फटाफट ना जल्दी से जल्दी सिलेक्शन करवाएं। हाँ, पूरी क्लास के लिए लेके आएंगे बच्चे कह रहे हैं। चल आगे बढ़ते हैं। जैसा कि परिच्छेद में बताया गया है कि डीएसआईबी के ढांचे के तहत नामित बैंकों को क्या अतिरिक्त आवश्यकता होती है? जिन बैंकों का नाम डीएसआईबी में आता है उनके लिए क्या अतिरिक्त आवश्यकता होती है? एडिशनल कॉमन इक्विटी रिक्वायरमेंट्स होती है उनके लिए। ज्योतराम कह रहे हैं कि मैं पूरे इंस्टीट्यूट को पार्टी देके जाऊंगा सर। हमें भी देना। बिल्कुल जी बिल्कुल, हमें भी देना। हाँ मिलेगी मिलेगी, बच्चों सबको पार्टी मिलेगी। आरबीआई की हालिया घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2025 तक 31 मार्च 2025 तक भारतीय स्टेट बैंक के लिए लागू डीएसआईबी अधिभार क्या है? डीएसआईबी पर अधिभार बाकी है 0.06% है। आगे देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया घोषणा के अनुसार 31 मार्च 2025 तक एचडीएफसी बैंक के लिए डीएसआईबी का अधिभार कितना है? एचडीएफसी के लिए कितना अधिभार है, कोई बताएगा? 0.20 एचडीएफसी के लिए, 0.20 एचडीएफसी के लिए है। चावल की बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए भारत सरकार कौन से कदम पर विचार कर रही है? अभी एक भारत दाल नाम से पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब सरकार क्या कर रही है? दाल बेच रही है। अब सरकार बेचेगी, चावल भी बेचेगी। चावल के लिए भारत ब्रांड, सेलिंग राइस अंडर द भारत ब्रांड। आगे क्वेश्चन आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक में 9.9% हिस्सेदारी के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट्स मैनेजमेंट को मंजूरी दे दी है? देखो, जो ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की
एसेट्स मैनेजमेंट जो ये कंपनी है ना, ये बहुत सारी अदर कंपनीज में शेयर लगा रही है। जैसे इसने आरबीएल में भी लगाया है, रत्नाकर बैंक लिमिटेड में भी इसने 9.9% के शेयर ले लिया है। इसने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस जो है ना बैंक, उसमें भी पैसे लगा लिए हैं, उसमें भी 9.9% है। एक एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी दूसरी में 10% से अधिक नहीं ले सकती, तो इसमें ऑप्शन नहीं है ये दोनों, तो इसमें ऑप्शन होगा फेडरल बैंक, इसमें भी 9.95% लगाए हैं। ये मैक्सिमम लिमिट होती है, तो आरबीआई से मंजूरी लेके लगानी पड़ती है। ये फेडरल बैंक के अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने कौन से और बैंकों में 9.9% हिस्सेदारी हासिल की है, और कौन कौन से दो बैंक और कौन कौन से हैं? आरबीएल बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरबीएल और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है। देखो, खाड़ी सहयोग परिषद है एक, खाड़ी सहयोग परिषद जो है मतलब कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है, इसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है कि हमारे इस एरिया में आप पे टैक्स नहीं लगेगा। इसमें एक एशियन देश को शामिल किया है, और ये दूसरा एशियन देश है जिसके साथ उन्होंने ऐसा एग्रीमेंट किया है। ऐसा एग्रीमेंट उन्होंने एशियन पार्टनर के साथ किया, साउथ कोरिया के साथ किया है। किसके साथ किया है? साउथ कोरिया के साथ। इंडिया के साथ किया है क्या? कुछ बच्चे इंडिया कह रहे हैं। इंडिया के साथ किया है। एक मिनट देख लेता हूं। एक मिनट हम देख लेते हैं। ये अभी 28 दिसंबर को ही किया है। ये जो एग्रीमेंट किया है ये हमारा साउथ कोरिया के साथ हुआ है, हमारा नहीं, मतलब उन्होंने ये साउथ कोरिया के साथ किया है। ठीक है, तो ये ठीक है, ये उन्होंने साउथ कोरिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी कौन, किसे बनाया गया है? सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी, आप जानते हैं सीआईएसएफ क्या काम करता है? मेट्रो स्टेशनों पे हमारे बैग की जांच करता है, हवाई अड्डों पे हमारी जांच करता है, रेलवे स्टेशनों पर हमारी जांच करता है कि बैग में कोई बंदूक तो नहीं है। एक बार ना मैं दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे गया, तो मैंने अपने बच्चों के लिए ना एक वीडियो गेम लिया, मेरे मामा जी का बेटा है, उसके लिए मैंने एक वीडियो गेम लिया। उस वीडियो गेम में ना पिस्तौल थी, बंदूक टाइप से कुछ गेम था। तो मेरे को हवाई अड्डे पे रोक लिया उन्होंने, मेट्रो स्टेशन पे रोका उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि आपका बैग खोलो, इसमें कुछ है। फिर उन्होंने देखा तो बच्चों वाली पिस्तौल है। तो ये सीआईएसएफ होती है। सीआईएसएफ के कौन है? नीना शर्मा है। कौन है? नीना सिंह, सॉरी नीना शर्मा लिख दिया मैंने, नीना सिंह है। नीना सिंह, नीना शर्मा भी ऑप्शन है, तो नीना सिंह इसका उत्तर है। मैंने भी पहले जैसे उसमें चलो आगे बताएंगे आपको। हाल ही में 98 साल की उम्र में किसका निधन हो गया, जो कि यूरोप के अंदर यूरो मुद्रा लेके आए थे, यूरोप में यूरो मुद्रा लाए। अब दुनिया में यूरोजोन में 20 देश हैं जिन्होंने अपनी मुद्रा स्वेच्छा से क्या कर ली? यूरो कर ली है। दुनिया में 20 ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी मुद्रा को, नहीं, चलो अब मुझे बताएंगे कि यूरोजोन के अंदर किस व्यक्ति ने यूरो मुद्रा लाया था? जैक डीलर्स है, जैक डीलर्स। ये इस व्यक्ति ने यूरोपियन यूनियन में यूरो मुद्रा लेके आए थे। पहले फ्रांस की मुद्रा फ्रैंक थी, जर्मनी की मुद्रा ड्यूशमार्क थी, और स्पेन की मुद्रा का नाम पेसेता था, और इटली की मुद्रा का नाम लीरा था। इन सारे देशों ने मुद्रा बदल के यूरो कर ली, अब वहां यूरो जोन है।
ये इस आदमी की देन है, ये आदमी एक्सपायर हो गया है, जैक्स डेलर। अयोध्या के अंदर एक रेलवे स्टेशन बना है, भगवान राम के जन्म स्थान अयोध्या का रेलवे स्टेशन का नाम बताओ। अयोध्या धाम जंक्शन। क्या नाम है? अयोध्या धाम जंक्शन। अभी एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड किस देश ने लॉन्च किया है? फतेह सेकंड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने फतेह सेकंड मिसाइल लॉन्च की है। अभी चेन्नई के अंदर एक जगह अमोनिया गैस का रिसाव हो गया, अमोनिया गैस निकलने लगी, 50 लोग भर्ती, अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। वो गैस जिसने सूंघ ली वो बीमार पड़ गया। ये गैस बताइए कौन सी जगह का ये वाक्य है? चेन्नई के पास में कौन से एरिया की ये बात है? एनोर एरिया की बात है। एनोर के अंदर ये गैस रिसाव हुआ था। अभी अयोध्या के पहले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या नाम है? प्रस्तावित नाम क्या है? और ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा है उसका नाम। पहले ये नाम था, वर्तमान में महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है उसका नाम। ये अब अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। विदेशी मुद्रा सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए आरबीआई कौन सी सेवा शुरू कर रहा है? आप जानते हैं कि बैंकों में बड़ी भीड़ हुआ करती थी पहले, बैंकों में भीड़ होती थी तो बैंक वालों ने क्या सिस्टम शुरू कर लिया? बीसीएस, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज का मतलब है कि बैंक की ब्रांच के बाहर कुछ लोग लैपटॉप कंप्यूटर लेके बैठ जाते हैं और आपको बाहर ही पैसे दे देते हैं, उनको पर ट्रांजैक्शन पैसे मिलते हैं। इससे बैंक का बोझ भी थोड़ा हो जाता है और जो बाहर बैठे लोग जो हैं उनको भी फायदा मिलता है। ये बीसीएस होते हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं। अभी विदेशी मुद्राओं के लिए भी ऐसा ही कुछ शुरू करने जा रहे हैं, वो है फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट्स। क्या नाम होगा? फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट। ये विदेशी मुद्राओं के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किन दो संस्थाओं को विलय की मंजूरी दे दी है? अभी दो कंपनियां आपस में मिलने जा रही हैं। वो दो कंपनियां कौन कौन सी? आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अभी भारत में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है जहां पर परमाणु बिजली, घर से बिजली बनाते हैं, उसका नाम है कुंडनकुलम परमाणु बिजली घर है। क्या नाम है? कुंडनकुलम परमाणु बिजली घर है। इसको तकनीकी सहायता कौन देगा? इसको रशिया देगा तकनीकी सहायता। अध्यक्ष आकाश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियोकॉम जो है, वैसे भारत जीपीटी भारत में लॉन्च हो चुका है। भारत जीपीटी में रिलायंस का कोई हाथ नहीं है, ये CoreOver.ai ने बनाया है और इसके चेयरमैन का नाम मैंने आपको बताया था, सब्रवाल। कौन से सब्रवाल थे? अंकुश थे क्या? अंकुश सब्रवाल ने बनाया है CoreOver. ये बताया था मैंने आपको। अंशुल था क्या? अंकुश था। और आप मुझे ये भी बताएंगे कि भाषिनी के कौन है? इसमें भाषिनी है, भाषिनी के सीईओ कौन है? जरा मुझे बता देना। अब हम बात करते हैं कि भारत जीपीटी कार्यक्रम जियो वाले भी लेके आ रहे हैं। वो किसके साथ टाई अप के द्वारा लेके आ रहे हैं? वो आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से लेके आ रहे हैं, जियो वाले भी ला रहे हैं। कोका कोला ने आईसीसी, बिल्कुल धनंजय सुथार ने सही बताया है। भाषिनी के कौन है? अमिताभ नाग है, अमिताभ नाग, जिसमें कि वो भाषाओं पर काम करता है, अमिताभ नाग। और ये अंकुश सब्रवाल CoreOver.ai के हैं। आप मुझे बताएंगे आईसीसी के साथ 8 साल का ग्लोबल एग्रीमेंट किसने किया? ये भावेश अग्रवाल थोड़ी है, भावेश अग्रवाल तो ओला के हैं।
आईसीसी के साथ 8 साल का एग्रीमेंट किसने कर लिया? कोका कोला ने किया है, आईसीसी के साथ किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ किया है। श्रीलंका में भारत का हाई कमिश्नर कौन है? संतोष झा, कबूतर झा, श्रीलंका झा, तो ये संतोष झा। चलो जाओ आगे देखते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? रिज है। आगे बहुत सारी डिक्शनरियों के वर्ड ऑफ द ईयर आ रहे हैं। आप मुझे बताओ रिज का मतलब क्या है? रिच का मतलब होता है अट्रैक्टिव, सुंदर, आकर्षक। रिच का मतलब क्या है? आकर्षक है। चलो अभी हम सारी डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर देखते हैं। आपने मुझे बताना है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? एआई है। कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी का हेलुसिनेट है। कौन सा है? हेलुसिनेट। हेलुसिनेट किसका है? कैम्ब्रिज का है। आपने मुझे बताना है मरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? मरियम वेबस्टर के वर्ड ऑफ द ईयर का नाम बताएंगे। देखते हैं कौन बताते हैं सबसे पहले। बिल्कुल इसका उत्तर ए नंबर सही है। इसने कौन सा वर्ड लिखा है? ऑथेंटिक। आप मुझे ऑथेंटिक का मतलब बताएंगे, ऑथेंटिक वर्ड इसने क्यों दिया है? तो मरियम डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है ऑथेंटिक है, कॉलिंस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और इसका हेलुसिनेट है। ये हेलुसिनेट लिखा हुआ है। हेलुसिनेट का मतलब होता है मति भ्रम। आजकल इतने जैसे वीडियो आ गए, फेक वीडियो बहुत आ गए हैं। ऑथेंटिक होते हैं रियल। एक महत्वपूर्ण, दिव्या कह रहे ऑथेंटिक में जेन्युइन, रियल, ठीक है। अंगोला ने 1 जनवरी 2024 से कौन से संगठन से अलग होने के लिए निर्णय लिया है? ओपेक के साथ अलग होने से निर्णय ले लिया है। ओपेक के मेंबर देख के जाना। उत्तर प्रदेश में भारत की पहली एआई सिटी बन रही है। भारत की सबसे पहले एआई सिटी कौन सी बनेगी? लखनऊ। लखनऊ भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी सिटी बनेगी। कौन से राज्य के स्वास्थ्य कल्याण मंत्री स्पम रंजन द्वारा सांस अभियान शुरू किया गया है? तो सांस अभियान क्या है? एक बार, आज टाइम नहीं है डिटेल में। सांस अभियान का संबंध मणिपुर से है। सांस अभियान का संबंध किससे है? मणिपुर से रिलेटेड है। आगे देखते हैं। बिहार ने अभी एक आपराधिक न्याय प्रक्रिया को सुव्यवस्थित व तेज करने के लिए, अपराधियों को तेजी से पकड़ने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज। 75 दिनों में इन्होंने अपराधियों को पकड़ना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर शुरू हुए थे? कहां पर हुए थे? तमिलनाडु में हुए थे। मैस्कोट बताइए इसका। इसका मैस्कोट क्या था? कोई बताएगा? बिल्कुल सही है, वीर मंगाई। वीर मंगाई इसका मैस्कोट है। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की शहादत को चिन्हित करने के लिए वीर बाल दिवस। आप मुझे बताएंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बच्चे थे, 4 साहिबजादे थे। 2 तो चमकौर की लड़ाई में एक्सपायर हो गए थे और 2 नीमों में चुनवा दिए गए। कौन कौन से बच्चों को नीमों में चुनवाया गया था? दीवारों में चुनवा दिया था उनको। 26 दिसंबर की वो बात है। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, इन बच्चों को दीवारों में चुनवा दिया था। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, फतेह सिंह, छोटे छोटे बच्चे थे ये। जोरावर सिंह और फतेह सिंह। काफी बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। कौन से बच्चे जो हैं वो चमकौर की लड़ाई में एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया था। ये सारा हिंदू धर्म को बचाने के लिए किया था उन्होंने, क्योंकि उस समय में इस्लाम
कबूल करने के लिए काफी दबाव हो रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, सुशासन दिवस मनाया जाता है। जुझार सिंह, अजीत सिंह, दो बच्चे जो चमकौर की लड़ाई में शहीद हुए थे, जुझार सिंह, अजीत सिंह। 25 दिसंबर को वैसे तो क्रिसमस होती है, 25 दिसंबर को क्रिसमस होती है, लेकिन 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। अटल बिहारी वाजपेयी के अलावा किस और महापुरुष का जन्मदिन होता है इस दिन? इस दिन मदन मोहन मालवीय का जन्मदिन भी होता है। मदन मोहन मालवीय। और आपको यह भी बात बता दूं कि दोनों व्यक्तियों को एक साथ ही भारत रत्न दिया गया है। यह भी अच्छी बात है कि दोनों को भारत रत्न भी एक साथ मिला था और इनका जन्मदिन भी एक साथ ही था। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू के संस्थापक थे। 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ था और अभी 2021 में इसे अमेंडमेंट कर दिया गया। तो पहले मुझे बताना कि ये एक्ट कौन सी तारीख को पास हुआ था? 24 दिसंबर को। तो 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। 24 दिसंबर को कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ अपॉइंट किए गए हैं सतीश कुमार कालड़ा। आप मुझे बताओ, संपूर्ण सिंह कालड़ा किसका नाम है? संपूर्ण सिंह कालड़ा किसका नाम है जिसे अभी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है? वो है गुलजार। गुलजार का असली नाम संपूर्ण सिंह कालड़ा है और ये सतीश कालड़ा है। सेबी ने बीएससी का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया है? बीएससी के अध्यक्ष बने प्रमोद अग्रवाल। आपने मुझे बताना है नितिन अग्रवाल किसके अध्यक्ष हैं? नितिन अग्रवाल किसके अध्यक्ष हैं? आप मुझे बताएंगे नितिन गुप्ता किसके अध्यक्ष हैं? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता सीबीडीटी के चेयरमैन हैं, बिल्कुल सही जवाब है। और तो नितिन अग्रवाल किसके हैं? बीएसएफ के हैं। ये मैंने सही लिखा है, उल्टा तो नहीं हो गया? सही है ये। आगे बात करते हैं। अभी रघुराम राजन ने एक किताब लिखी है। रघुराम राजन की किताब बताओ। रघुराम राजन की किताब है ब्रेकिंग द मोल्ड। क्या नाम है? ब्रेकिंग द मोल्ड, ये इसकी बुक का नाम है। आप मुझे बताएंगे रघुराम राजन की कोई और किताब का नाम बताओ। ये आपके सामने रघुराम राजन आ गए हैं। इसकी बड़ी फेमस किताब थी। इसने उस किताब के अंदर एक तो ये वाली किताब है आई डू व्हाट आई डू। किताब का नाम था आई डू व्हाट आई डू। ये तो किताब अलग है, लेकिन एक ऐसी किताब है इसकी, ये वाली किताब बड़ी इसकी फेमस किताब है, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। इस किताब में रघुराम राजन ने 2003 में 2009 में आने वाली आर्थिक मंदी के बारे में बता दिया था। तो ये इसकी किताब बड़ी फेमस किताब थी रघुराम राजन की। एक किताब आई डू व्हाट आई डू है और दूसरी किताब है सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन, शायद साफ है क्या स्क्रीन? शायद स्टूडेंट देखना, थोड़ा सा मैं क्लियर एक बार करता हूं, क्लियर करता हूं। एक मिनट, थोड़ा जब साफ हो जाए तो मुझे बताना। अब शायद क्लियर हुई है स्क्रीन। अब ठीक है, क्लियर है। अब बताइए, अब पहले से थोड़ी अब कैसे हो गई है? अब ठीक है, ब्लर तो नहीं है? दिव्या कह रही थोड़ी ब्लर है सर।
ठीक है, ओके है ना, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ब्रेकिंग द मोल्ड मैंने आपको इसके बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि किस संगठन ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष, आप मुझे बताएंगे इस साल का नाम क्या है, 2024 वर्ष का नाम क्या है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। तो ये नाम किसने रखा है? यूनाइटेड नेशंस ने रखा है। 2026 का नाम क्या होगा? इंडिया एंड फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन है। भारत और फ्रांस में 2026 वर्ष का नाम क्या होगा? ईयर ऑफ इनोवेशन होगा या ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा या ईयर ऑफ क्या होगा? मैंने आपको ये बताया था कल, ईयर ऑफ इनोवेशन होगा। ईयर ऑफ इनोवेशन होगा, इंडिया और फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन होगा 26 का नाम, ये पूछ सकते हैं आपसे। पहली तिमाही में आप मुझे बताएंगे कि इंश्योरेंस जो सेक्टर है, अभी आप मुझे बताना कि अभी 1 अप्रैल से कौन सी प्रोडक्ट नया लॉन्च हो रहा है। एक ऐसा प्रोडक्ट अभी लॉन्च हो रहा है, इसमें आपको लाइफ इंश्योरेंस भी मिलेगा, इसमें आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी मिलेगा, इसमें आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल जाएगा, इसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिल जाएगा। एक ही बीमे में सारे बीमे मिलेंगे और ये IRDAI लेके आ रहा है और सारी बीमा कंपनियों को ये प्रोडक्ट रखना होगा। इसका नाम होगा बीमा विस्तार। इसका नाम क्या होगा? बीमा विस्तार आ रहा है, नया प्रोडक्ट आ रहा है। आपने मुझे बताना है एक प्रोडक्ट महिलाओं के लिए आ रहा है, 1 अप्रैल से महिलाओं के लिए कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है? महिलाओं के लिए बीमा वाहक आ रहा है। बीमा वाहक ये वुमेन इंश्योरेंस को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए कौन सा आ रहा है? बीमा वाहक आ रहा है। और मुझे बताएंगे बीमा सुगम भी आ रहा है। बीमा सुगम जो है ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, एक ही जगह सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। इसमें कोई शिकायत कर सकते हैं, ग्रीवेंसेस होगा, इसमें इंश्योरर भी होगा और इसके अंदर इंश्योर्ड व्यक्ति भी होगा जिसका बीमा हुआ है। जो इसमें लाइफ एश्योर्ड है वो भी होगा, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे होंगे। कोई शिकायत है आप इस पे कर सकते हो। IRDAI को पता चलेगा कि इन्होंने क्लेम के लिए एप्लीकेशन लगाई थी और अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं आया है। तो बीमा सुगम, ये 3 पोर्टल आ रहे हैं, बीमा वाहक, बीमा विस्तार, बीमा सुगम। अगला क्वेश्चन आता है कि किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, किसकी जयंती होती है? 23 दिसंबर को किस आदमी का बर्थडे होता है? 23 दिसंबर को बर्थडे होता है चौधरी चरण सिंह का। ये भारत के प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन होता है इस दिन। और इसी दिन किसान दिवस, किसानों का दिन मनाया जाता है। अब आपने मुझे ये बताना है कि यूनेस्को ने ना अभी एक प्राइज दिए हैं, इसमें अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस किसे मिला है? अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है यूनेस्को ने दिया है। किसने दिया है? यूनेस्को ने। ये ऐसे एरिया के लिए दिया है जिन्होंने अपनी सांस्कृतिक विरासत को संभाला है, एशिया पैसिफिक रीजन की अवार्ड है। तो ये अमृतसर को मिला है। अमृतसर का रामबाग गेट और रामपाट्स ये विश्व धरोहर है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये तो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस था। आगे अवार्ड ऑफ मेरिट किसको दिया गया है? अवार्ड ऑफ मेरिट यूनेस्को ने किसको दिया है? अवार्ड ऑफ मेरिट जो है इन्होंने रामबाग गेट इन्होंने दिया है, ये दिया है इन्होंने, चर्च है एक हरियाणा में, एपिफेनी चर्च है, और बीकानेर हाउस इन दिल्ली, इसको अवार्ड दिया है।
और उसको कौन सा अवार्ड मिला है? अवार्ड ऑफ मेरिट दिया गया है। यूनेस्को ने हाल ही में प्रिक्स वर्सेल्स 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन से हवाई अड्डे को दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट, दुनिया वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट का अवार्ड दिया है यूनेस्को ने। दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा है कैंपेगोड़ा। कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेंगलुरु में है। कहां पर है? कैंपेगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बेंगलुरु। आप मुझे बताएंगे, कैंपेगोड़ा एक राजा थे, कैंपेगौड़ा राजा थे, बेंगलोर के राजा थे। उनकी अभी एक मूर्ति बनाई है, उस मूर्ति का नाम बताओ। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। तो क्वेश्चन आता है स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी किसकी मूर्ति है? कैंपेगौड़ा की मूर्ति है। ये बेंगलोर के राजा थे। सॉल्ट एंड पेपर्स सेलेक्टेड पोइम्स, ये किताब किसने लिखी है जिसको रविंद्रनाथ टैगोर प्राइज मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर वो थे जिन्होंने जन गण मन अधिनायक जय है, वो इन्होंने लिखा था। ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, गीतांजलि किताब में लिखा था। इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है, किसको मिला है? इसको मिला है सुकृता पॉल कुमार को मिला है। सुकृता पॉल कुमार, सॉल्ट एंड पेपर्स नाम से किताब के लिए मिला है। सुकृता सॉल्ट, ऐसे याद कर लो। आप मुझे बताएंगे कि एसआरओ का मतलब क्या है? अभी आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है एसआरओ पर। एसआरओ की फुल फॉर्म क्या है? आरबीआई के अनुसार एसआरओ की फुल फॉर्म है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एसआरओ के नाम से है। वित्त मंत्रालय की किस तारीख तक भारतीय जीवन बीमा निगम को 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता के नियम से छूट दी गई है? हर एक बीमा कंपनी के अंदर फाइनेंस, अभी किसी भी भारत के पीएसयू में मिनिमम 25% तो शेयर जो है उसका लोगों में शेयर बांट रहे होने चाहिए। अभी एलआईसी का लगभग 5% शेयर जो है वो जनता में बांटा गया है, जबकि नियम 25% का है। तो आरबीआई को ये एलआईसी को छूट दी गई है 25% ना रखने की, क्योंकि हमारे यहाँ पर हड़ताल हो गई थी कि ये आप एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हो। एलआईसी को छूट दी है इन्होंने 2032 तक के लिए दे दी है। 31 मई 2032 तक के लिए एलआईसी को छूट दी है कि आप 5% तक। आइए हम देखते हैं एलआईसी का, एलआईसी पब्लिक शेयर परसेंट, एलआईसी का कितना शेयर? ये 3.35 ही है जो लोगों में दिया है। सिर्फ एलआईसी के अंदर सरकार का शेयर 96.5 है, तो मैंने अभी 5 लिख दिया है, ये 3.5 है, इसको सही कर लो आप। 3.5% है जो लोगों में शेयर्स बांटे हैं, जबकि होना 25% चाहिए। छूट दी है 2032 तक के लिए। श्रीनिवासन रामानुजन, आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छा मैथ पढ़ते थे। ये इतना मैथ तेज था, जब ये पहली क्लास में थे तब ये ग्रेजुएट वाले बच्चों के सवाल हल कर देते थे। इनकी मैथ बहुत तेज थी। इनका जन्मदिन मनाया जाता है 22 दिसंबर को, और 22 दिसंबर को इनकी याद में मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। तो दुनिया के में सबसे अच्छा मैथ बताइए किस आदमी का था? श्रीनिवासन रामानुजन का मैथ बहुत तेज था। श्रीनिवासन रामानुजन, इनकी एक पिक्चर भी है, ये छोटी सी है और ये बड़े बड़े बच्चों के सवाल हल कर रहे थे। इनके नाम पे एक प्राइज भी दिया जाता है, मैथमेटिशियन प्राइज दिया जाता है। बताएंगे वो किसको मिला है? आगे आ जाएगा। अभी हम देखते हैं कि अभी एक एमएसएमई उपहार योजना शुरू की गई, एमएसएमई गिफ्ट स्कीम। एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो ये स्कीम अभी शुरू की गई है। आप मुझे बताएंगे एमएसएमई गिफ्ट योजना की फुल फॉर्म क्या है? एमएसएमई गिफ्ट योजना भारत के एमएसएमई मंत्री जो है नारायण राणे ने शुरू की है। गिफ्ट की फुल फॉर्म बताओ।
एमएसएमई गिफ्ट की फुल फॉर्म बताओ। ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस फॉर टेक्नोलॉजी। ग्रीन, कौन सा उत्तर हो गया इसका? एंड टेक्नोलॉजी। ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस फॉर टेक्नोलॉजी, डी ऑप्शन हो गया इसका। डी, ई हो गया, सॉरी ई हो गया ना इसका उत्तर, ई। इसका उत्तर ई है। एमएसएमई ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्कीम, ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम। ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एमएसएमई स्पाइस योजना शुरू की गई है, तो स्पाइस की फुल फॉर्म क्या है? स्पाइस। तो एमएसएमई की स्पाइस योजना किसके लिए है? ये सर्कुलर इकोनॉमी के लिए है। स्पाइस योजना किसके लिए है? सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। आपको मैंने सर्कुलर इकोनॉमी के लिए एक और स्कीम भी बताई थी। सर्कुलर इकोनॉमी पर कुछ बातें और भी बताई थी मैंने आपको। सर्कुलर इकोनॉमी पर मैंने कुछ आपको बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको कल की क्लास में सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में बताया था। कौन सी चीज बताई थी सर्कुलर इकोनॉमी पर? देखते हैं किसका दिमाग तेज है। अभी 1-2 दिन पहले ही बात हुई थी, सर्कुलर इकोनॉमी पर बात हुई थी। 13वें अवार्ड दिया गया है, पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड। 13वें पीएससी एक्सीलेंस अवार्ड बिल्कुल भारत के नीति आयोग जो है, राइस योजना, बिल्कुल राइस योजना जो है ना, वो भी सर्कुलर इकोनॉमी पर है। ये जवाब दिया है कौन? इंटेलिजेंट बच्चे हैं ये। कपिल अरोड़ा है, दीपांशु वर्मा है। इन बच्चों के दिमाग बहुत अच्छे हैं, इन्होंने बहुत जल्दी कैच किया। ये नीति आयोग और ऑस्ट्रेलिया का बताएंगे कौन सा डिपार्टमेंट है। ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये एम बिल्कुल सही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सर्कुलर इकोनॉमी पर एक एग्रीमेंट हुआ है जिसका नाम राइस है। क्या नाम है? राइस। ये भी दोनों एग्रीमेंट सर्कुलर इकोनॉमी पर हैं। आपने मुझे बताना है कि सॉरी, सीएमडी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है, मिनी रत्ना की कैटेगरी में दिया गया है। कौन से व्यक्ति को मिला है? प्रदीप कुमार दास। अब आपने मुझे बताना है कि प्रदीप कुमार दास जो है, कौन है प्रदीप कुमार दास? ये भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है, भेल। कौन सी भेल के हैं क्या ये IREDA के हैं। ये कौन सी कंपनी की? इरेडा के हैं। IREDA इरेडा के हैं, इरेडा के। आप मुझे ये भी बताएंगे, एक कार्य मुझे बताएंगे कि भारत में कितनी कंपनियां महारत्न हैं? भारत में कितनी कंपनियां नवरत्न हैं? भारत में कितनी कंपनियां मिनी रत्न हैं? देखते हैं कौन मुझे जवाब देता है सबसे पहले। भारत में कितनी कंपनियां महारत्न है, नवरत्न है, मिनी रत्न है? भारत में 13 कंपनियां महारत्न है, 16 कंपनियां नवरत्न है। और आप मुझे बताएंगे कि मिनी रत्नों की संख्या कितनी है? मिनी रत्नों की संख्या 68 है, बिल्कुल सही है। मैं 13 के 13 के नाम बोल रहा हूं, देखते हैं सबसे पहले नाम कौन बताएगा। 13 के 13 के नाम बोल रहा हूं। ONGC, NTPC, ONGC, NTPC, सेल, भेल, गेल। ONGC, NTPC, सेल, भेल, गेल, IOC, CIL, OIL, BPCL, HPCL, PFCL, REC। हो गए क्या सारे? क्या कोई रह गया है? हो गए क्या 13? ये 12 ही हुए हैं, एक कौन सी रह गई है?
ONGC, NTPC, सेल, भेल, गेल, IOC, CIL, OIL, BPCL, HPCL, PFCL, पावर ग्रिड, REC। एक रह गई है पावर ग्रिड। ये सारी की सारी कंपनियां महारत्न है भारत की। अभी सबसे नई कंपनी कौन सी भारत रत्न में ये कंपनी ऐड हुई है? सबसे नई कंपनी OIL है, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। ये भारत की 13वीं महारत्न है। 13वीं महारत्न का नाम है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड है। आप मुझे बताएंगे हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? हॉकी का प्लेयर ऑफ द ईयर है हार्दिक सिंह है। और मुझे बताएंगे FIH का गोलकीपर ऑफ द ईयर कौन है? गोलकीपर, महिलाओं में गोलकीपर और का अवार्ड है सविता पूनिया को मिला है। सविता पूनिया ये भारतीय हॉकी गोलकीपर है, कप्तान भी है। चलो, अभी हाल ही में गीता महोत्सव आयोजित किया गया। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में गीता महोत्सव। अभी आप जानते हैं कि हमारा जो एक ATM कार्ड होता है उस पर एक कार्ड नंबर लिखा होता है, उस पर एक एक्सपायरी डेट भी होती है, उस पर हमारा नाम भी लिखा होता है और लास्ट में CVV नंबर भी लिखा होता है बैक साइड में। अगर किसी आदमी के पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाए तो वो हमारे खाते से पैसे निकाल सकता है। आजकल सरकार कहती है कि हम क्या करेंगे, टोकनाइजेशन व्यवस्था लेके आएंगे। कोई भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो ये सारी चीजें आप किसी वेबसाइट पे डाल देते हो और वो वेबसाइट हैक हो जाए तो क्या हो जाएगा? पैसे निकल जाएंगे खाते से। इसलिए COFT शुरू हुआ है, कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। अब इन सारी चीजों को मिला के हर एक व्यक्ति को एक टोकन मिलेगा। आप मुझे बताएंगे टोकन जो मिलेगा कितने नंबरों का होगा? टोकनाइजेशन में टोकन कितने अंकों का होगा? नंबर ऑफ, संख्या बतानी है, कितने नंबर्स का होगा, कितने डिजिट्स का होगा? कुछ बच्चे कह रहे हैं 24 नंबरों का होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 14 नंबर का होगा टोकनाइजेशन, कुछ बच्चे कह रहे हैं 16 डिजिट का होगा, कुछ बच्चे कह रहे हैं 12 डिजिट का होगा। मेरे हिसाब से ये 16 नंबरों का होगा, 16 डिजिट का होगा। टोकनाइजेशन 16 नंबरों का होगा। दिव्या कह रही है 12 का होगा, चेक करना है एक बार। मेरे हिसाब से 16 नंबरों का एक नंबर बनेगा। आगे से Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे, मंत्रा पे शॉपिंग करेंगे तो इसमें 6 अल्फान्यूमेरिक होगा कि इसमें 16 अल्फान्यूमेरिक वर्ड्स होंगे? चेक कर लेना इसको आप। चलो, अभी हम देखते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक लड़की है जिसका नाम है पूनम खेत्रपाल। ये WHO की क्या है? रीजनल डायरेक्टर है। आप मुझे बताएंगे अब इस एरिया की एक बांग्लादेशी औरत को भी अपॉइंट किया गया है, इस एरिया का रीजनल डायरेक्टर अपॉइंट किया है। वो बांग्लादेशी लड़की का क्या नाम है? WHO ने साउथ एशिया की, WHO ने साउथ एशिया रीजन की एक बांग्लादेशी महिला को अपॉइंट किया है उन्होंने। उसका नाम है सामिया वाजिद है, वैसे तो ये आ गया सामिया वजाद। इसको WHO ने साउथ एशिया रीजन की, ये सामिया ये बांग्लादेश की है और इसको रीजनल डायरेक्टर बनाया गया है। इससे पहले WHO की रीजनल डायरेक्टर जो थी वो पूनम खेत्रपाल थी। क्या नाम था? पूनम खेत्रपाल थी। अब नई कौन बन गई है? मिस सामिया वाजिद बन गई है। क्या नाम है? सामिया वाजिद।
ये नई बन गई है। तो आप मुझे बताएंगे पूनम खेत्रपाल को कौन सा प्राइज दिया गया है? ये शेख हसीना की बेटी है ना। सामिया वाजिद जो है ये किसने बताया है? पवन कुमार ने बताया है। ये शेख हसीना की बेटी है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो 5th टाइम पीएम बनी है, 5वीं टाइम पीएम बनी है, उसकी बेटी है ये, सामिया वाजिद है इसका नाम। तो इसको मिला है गोल्ड मेडल, भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी एक वाइस एडमिरल एक्सपायर हो गए थे, उनको कोई प्राइज दिया गया है, नाम है बेनॉय रॉय चौधरी। बेनॉय रॉय चौधरी ये एडमिरल थे, एडमिरल नेवी में होते हैं, वाइस एडमिरल थे नेवी में, इनको दिया गया है वीर चक्र दिया गया है। आप जानते हैं कि हमारी सेना में 6 प्रकार के चक्र दिए जाते हैं। सबसे बड़ा जो चक्र होता है वो होता है परमवीर चक्र होता है। कौन सा चक्र होता है? परमवीर चक्र। 2 नंबर पे होता है महावीर चक्र, 3 नंबर पे वीर चक्र, ये तो लड़ाई के समय होते हैं। शांति काल में अशोक चक्र, फिर एक होता है शौर्य अशोक चक्र, फिर आता है शौर्य चक्र, फिर आता है कीर्ति चक्र। कीर्ति, आपने देखा इतने सारे चक्र हैं, परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, अशोक चक्र है, शौर्य चक्र है, कीर्ति चक्र है। ये चक्र हैं युद्ध काल के चक्र हैं, और ये शांति काल के चक्र हैं, चक्कर ही चक्कर हैं सारे। इसको वीर चक्कर दिया है, 3 नंबर का चक्कर दिया है। चलो अभी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 को आयरलैंड का कौन सा प्राइज मिला है? लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है। लूनार का मतलब मून होता है। मिथुन चक्रवर्ती को कौन सा प्राइज दिया गया है? मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है पद्म भूषण 26 जनवरी को। उषा उथप्पा को क्या मिला है? पद्म भूषण। उषा उथप्पा को भी क्या मिला है? पद्म भूषण। टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना को मिला है पद्म श्री। जोशना चिनप्पा को पद्म श्री मिला है, किस खेल की है? स्क्वैश खेल की है, खेल का नाम है स्क्वैश। बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मिला है, कौन सी संस्था है? सुलभ कॉम्प्लेक्स, सुलभ इंटरनेशनल के हैं ये। गणतंत्र दिवस पर पद्म विभूषण किसे दिया गया है? ये एक एक्टर है चिरंजीवी, एक एक्टर है, एक ये डांसर हैं पद्मा सुब्रमण्यम। एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा वैजंती माला है, वैजंती माला है। और बताएंगे 5 लोगों को मिला है, 2 ना, एक नाम और कौन सा है? 4 नाम तो मैंने आपको बता दिए, 5वां नाम कौन सा है? बिंदेश्वर पाठक है। 5वें कौन है? बिंदेश्वर पाठक है। इन सबको पद्म विभूषण मिला है। ऑल ऑफ द अबव। साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा के लिए किसको साहित्य अकादमी मिलेगा? ऑथर संजीव को मिलेगा। अंग्रेजी का किसको मिलेगा? नीलम शरण गौड़ को मिलेगा साहित्य अकादमी। आईआरडीआई ने कौन से वर्ष तक सभी के लिए बीमा का लक्ष्य लिया है? 2047। एलआईसी ने 22 जनवरी जिस दिन राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, राम भगवान की, कौन सी पॉलिसी लॉन्च की? जीवन धारा सेकंड। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किताब किसने लिखी है? नीरजा चौधरी की किताब है। नीरजा चौधरी है ये, नीरजा, नीरज लिख दिया है, नीरजा चौधरी है। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, थ्रू द ब्रोकन ग्लास किताब है
TN शेषन की किताब है। ये भारत के चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंध रखते हैं? अभी एक्सपायर हुए हैं। रामपुर सासवान घराने से संबंध रखते हैं। वित्तीय समावेशन के लिए आरबीआई का डैशबोर्ड बताइए। अंतर्दृष्टि पोर्टल है आरबीआई का। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी में अभी 41 मजदूर 17 दिन फंसे रहे। कहां पर फंसे रहे? वो फंस गए थे एक सुरंग में, उसका नाम था सिलकियारा बैंड बारकोट सुरंग थी। इस सुरंग में कुछ मजदूर फंस गए थे, बाद में उनको रैट माइनिंग के द्वारा निकाला गया, चूहों के बनाए गए बिल बनाए गए उससे निकाला। 22 दिसंबर को रामानुजन पुरस्कार ये मैथमेटिशियन को दिया जाता है। किसको मिला है? ये मिला है यूई किंग तांग रुई यांग जांग। क्या नाम है, कितना अच्छा नाम है, इनको दिया गया है। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी में कितने शहर हो गए हैं? भारत के 8 हो गए हैं। अभी ग्वालियर और कोझिकोड, ग्वालियर और कोझिकोड को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। ओके स्टूडेंट, बाय टाटा। क्लास पूरी हो गई है, पीडीएफ बना लीजिए। रैट माइनिंग के द्वारा उन लोगों को बाहर निकाला गया। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट। इसको नीचे मत गिर देना। चलिए पीडीएफ बनाते हैं। पूरी क्लास को रसगुल्ले पसंद हो तो आ जाते, जॉब लगने के बाद बिल्कुल आइए आप। बच्चे रसगुल्लों का वेट कर रहे हैं आपका। चलिए बच्चे पीडीएफ बनाइए। हेलो कह रहे हैं धनंजय सुतार, कुछ बच्चे हेलो बुला रहे हैं। उड़ीसा वाले रसगुल्ले लेके आएंगे। बच्चे कह रहे हैं क्वीट चाइल्ड लिखा है, क्वीट चाइल्ड। हेलो कर दो, सबको हाई कर दो। ओके स्टूडेंट्स, बाय टाटा बाय। क्लास ऑफ कर रहा हूं। पीडीएफ आपने बना ली होगी स्टूडेंट्स, पीडीएफ आपने बना ली? हाँ, बीकानेर वाले रसगुल्ले ले आना, बीकानेर से। वो स्पंजी वाले लाना। तो बिल्कुल लाएंगे स्पंजी। ओके स्टूडेंट्स, बाय टाटा बाय। क्लास ऑफ